इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। अक्सर मन में ये सवाल आता है ना कि क्या हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एक छोटी सी एसआईपी से सच में बड़ी वेल्थ बन सकती है, या ये सब बस कहने की बातें हैं। आज हम सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी असल कहानी देखेंगे जो शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। यहाँ कोई किताबी ज्ञान या बस अंदाजे वाली बातें नहीं होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो एक असल निवेशक के सफर को देखने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे इन्वेस्टर की जिसने पूरे 12 साल डिसिप्लिन तरीके से एक एसआईपी चलाई। ये कोई बैक टेस्टिंग या कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है, बल्कि एक असल फॉरवर्ड टेस्टेड नतीजा है जिससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो क्या इस 12 साल के शानदार सफर पर चलने के लिए सब तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकती है। तो कहानी का हीरो है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि एक मिड कैप फंड है। इन्वेस्टर ने फैसला किया कि हर महीने 5,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मतलब साल का हुआ 60,000 रुपए। और ये सिलसिला पूरे 12 साल तक चलता रहा। तो कुल मिलाकर जेब से जो पैसा लगा वो था 7,20,000 रुपए। ये सफर शुरू हुआ था अगस्त 2010 में, और जैसा कि अक्सर होता है, शुरू के कुछ साल ग्रोथ थोड़ी धीमी थी। लेकिन फिर आया साल 2017 और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। और आखिरकार ये एसआईपी 2022 में अपनी मंजिल पर पहुंची। देखिए, एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए कि वेल्थ बिल्डिंग कोई 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि एक मैराथन है। इस केस में भी शुरू के कुछ साल तो सब्र का असली इम्तिहान थे, जहां ग्रोथ कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं थी। तो फिर वो मैजिक मोमेंट आया कहां से? वो क्या चीज थी जिसने रफ्तार बदल दी? जवाब छिपा है डिविडेंड की ताकत में। डिविडेंड यानी कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा जो वो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। लगभग 5 से 7 साल के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां कंपाउंडिंग, मतलब ब्याज पर ब्याज कमाने की जो शक्ति है, वो अपना असली असर दिखाना शुरू करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे आते आते एक विशाल एवलांच बन जाता है। बस यहीं से खेल बदलना शुरू हुआ। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये सच में एक कमाल का पल है। करीब 7वें साल में एक ऐसा वक्त आया जब फंड से मिलने वाला सालाना डिविडेंड, जो कि 67,000 रुपये था, वो इन्वेस्टर के खुद के सालाना निवेश यानी 60,000 रुपये से ज्यादा हो गया। जरा सोचिए, इसका मतलब ये है कि अब पैसा खुद इन्वेस्टर से ज्यादा कमा रहा था। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे यही है, एक ऐसा पॉइंट आ चुका था जहाँ इन्वेस्टर का पैसा खुद इन्वेस्टर से ज्यादा मेहनत कर रहा था। यही तो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का असली जादू। तो चलिए अब उस पल पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार है। 12 साल की इस डिसिप्लिन जर्नी का आखिरी नतीजा क्या रहा? जैसा कि हमने देखा, इन्वेस्टर ने अपनी जेब से कुल 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब है। इन 12 सालों में 13 लाख से भी ज्यादा के डिविडेंड्स बने और वापस उसी फंड में री इन्वेस्ट हो गए। जी हाँ, ये रकम खुद की गई कुल इन्वेस्टमेंट से लगभग 2 गुनी है। और इन दोनों ने मिलकर जो फाइनल वैल्यू बनाई वो थी लगभग 40 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 12 सालों में करीब 40 लाख बन गया। ये चार्ट इस पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देता है। ये जो नीला बार है, ये 7.5 लाख रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट है। ये ऑरेंज बार 13 लाख रुपए का री इन्वेस्टेड डिविडेंड है। और इन दोनों ने मिलकर बनाया ये विशाल हरा बार, जो कि है लगभग 40 लाख रुपए की फाइनल वैल्यू। कमाल है ना? तो ये जबरदस्त ग्रोथ आई कैसे? इसका क्रेडिट जाता है 18.5% के CAGR को, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को। आसान भाषा में कहें तो इस इन्वेस्टमेंट ने 12 सालों तक हर साल औसतन 18.5% की दर से रिटर्न दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस पूरी असल कहानी से हम अपने लिए क्या जरूरी सबक सीख सकते हैं? क्या हैं वो बातें जो हमें याद रखनी चाहिए? सबक बिल्कुल साफ है। पहला, लंबे समय तक टिके रहना सबसे जरूरी है। दूसरा, डिविडेंड को वापस इन्वेस्ट करते रहना है ताकि कंपाउंडिंग अपना काम कर सके। तीसरा, एक अच्छे फंड को चुनना बहुत क्रिटिकल है।
और आखिरी, जब बाजार ऊपर नीचे हो तो घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य से काम लेना है, यही सफलता का मंत्र है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। लंबी अवधि का निवेश वाकई में सब्र का एक बड़ा इम्तिहान है। लेकिन इस कहानी को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि अपने आने वाले कल के लिए क्या ये सब्र रखना वाकई में सार्थक है? इसका जवाब शायद अब हम सबको मिल गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिए।